Hello students, welcome to Phoenix Edu. Pratik sir here. Today we are going to discuss NCERT exercise of chapter number 1 of chemistry, some basic concepts of chemistry. Alright, let us take NCERT exercise. First question, already it is written over there. Calculate the molar mass of the following. चलिए, ये क्वेश्चन के अंदर हमको मोलर मास ढूंढना है. देखिए किसका किसका ढूंढने को बोला हुआ है. H2O, CO2 एंड CH4. चलिए, मोलर मास ढूंढने के लिए आप सभी को पता है. फर्स्ट वन, H2O का मोलर मास लेते हैं. दैट इज 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. चलिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का एटोमिक मास क्या होगा? दैट इज 1 और ऑक्सीजन का एटोमिक मास है 16. तो ये हिसाब से 2 1 जा 2 प्लस 16 18 ग्राम वुड बी द मोलर मास ऑफ H2O. तो ये मिल गया हमको H2O का मोलर मास. ऑल राइट, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CO2. तो CO2 का मोलर मास ढूंढ लेते हैं. चलिए, तो CO2 का मोलर मास ढूंढने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे कार्बन का एटॉमिक मास प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास. कार्बन का एटॉमिक मास स्टूडेंट्स क्या होगा? दैट वुड बी 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा 16. तो वो वैल्यूज अंदर पुट कर देते हैं. So we would be getting 32 plus 12 that is 44 ग्राम. स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर टर्मिनोलॉजी बदल के मोलर मास के बजाय वो लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो आंसर है वो यूनिट में लिखेंगे. यूनिट मीन्स यू, एटॉमिक मास यूनिट. अदरवाइज मोलर मास की बात कर रहे हैं तो दैट इज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो इसीलिए उसका मास ग्राम में लिया जाता है. चलिए स्टूडेंट्स, ये आपको पता है. थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं. दैट इज मीथेन. मीथेन का मोलर मास ढूंढने की प्रोसेस भी सिमिलर होगी. We would take atomic mass of carbon plus 4 into atomic mass of hydrogen. As you know, the atomic mass of carbon is 12 and the atomic mass of hydrogen is 1. तो यहाँ पे ये वैल्यूज डाल देते हैं हम लोग. तो ये हिसाब से the answer is going to be 16 ग्राम. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग तीन that is H2O, CO2 और CH4 का मोलर मास ढूंढ सकते हैं. Students, if you wish, you can take a screenshot of it. Let us take the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एनसीईआरटी एक्सरसाइज. कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट का सबसे पहले हमको मोलर मास पता होना चाहिए, देन ओनली हम लोग उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन ढूंढ पाएंगे. स्टूडेंट्स, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ढूंढने के लिए फॉर्मूला है द मास ऑफ सब्सटेंस, जिसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन ढूंढना है इन 1 मोल सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 100. तो इस तरह से हम इजीली ये गिन पाएंगे. चलिए, सबसे पहले हम लोग Na2SO4 सोडियम सल्फेट का मोलर मास गिन लेते हैं. दैट इज 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ सोडियम प्लस सल्फर का एटोमिक मास प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का एटोमिक मास. तो सल्फर का एटोमिक मास सोडियम का 23 हो जाएगा, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16. सो दिस वे 46 प्लस 32 प्लस 64. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 46 प्लस 64 110 हो जाएगा. 110 प्लस 32 इज 142. तो 142 ग्राम हैपन्स टू बी द मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट का मोलर मास ढूंढने के बाद परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हम ढूंढ सकते हैं. सोडियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, तीन का हमको ढूंढना है. चलिए, सबसे पहले सोडियम का ढूंढ लेते हैं. तो सोडियम का मास परसेंटेज मतलब इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ डिटेल में. मास ऑफ सोडियम in 1 mole substance divide by molar mass of the substance into 100. चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सटेंस जो है दैट इज Na2SO4. देर आर 2 एटम्स ऑफ सोडियम प्रेजेंट इन इट. तो 2 एटम्स होने की वजह से 23 इंटू 2 46 ग्राम जितना मास उसका हो जाएगा. सो 46 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ये अभी हम लोगों ने गिना हुआ है, दैट इज 142. तो ये 142 हो जाएगा इनटू 100. तो स्टूडेंट्स, इसको आगे गिन लेते हैं हम लोग. चलिए, तो 46 इंटू 100, 4600 डिवाइड बाय 142. तो ये आंसर आ रहा है 32.394. तो 32.39% लिख देते हैं. अच्छा, सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट सल्फर के परसेंटेज.
अच्छा, सल्फर का परसेंटेज ढूंढने के लिए भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, द मास ऑफ सल्फर इन 1 मोल सब्सटेंस। मास ऑफ सल्फर इन 1 मोल सब्सटेंस हो जाएगा 32 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही एटम है सल्फर का, डिवाइड बाय 142 इंटू 100। चलिए इसको भी गिन लेते हैं। 3200 डिवाइड बाय 142, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 22.535। 535 है, राउंड ऑफ करेंगे, 5 को ड्रॉप करके जो प्रीसीडिंग डिजिट है दैट इज़ 3, तो राउंड ऑफ का रूल लगाओगे आप, तो जब ऑड डिजिट होता है तो उसको हम लोग 54 लिख सकते हैं, तो 23.54, राइट। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 3200 डिवाइड बाई 142, तो ये है 22.54, ठीक है। तो यहाँ पे जरा 22.54 लिख लेंगे, 22.54%। चलिए इसी तरह से आप ऑक्सीजन का भी ढूंढ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ऑक्सीजन का आप यही मेथड लगाइए और खुद ढूंढ लीजिए। ऑक्सीजन का 1 मोल सब्सटेंस के अंदर मास लेंगे, तो Na2SO4 के अंदर देर आर 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इसकी वजह से 16 इंटू 4 64 डिवाइड बाई 142 इंटू 100 कर दीजिएगा, तो आपको ऑक्सीजन का भी मिल जाएगा। अच्छा, एक दूसरा टेक्निक ये हो सकता है कि यहाँ पे क्योंकि 3 ही एलिमेंट है, सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो तीन का अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन का टोटल करें तो दैट हैज़ टू बी 100, ठीक है। तो आप सोडियम और सल्फर ये दोनों का टोटल करके 100 में से सबट्रैक्ट करेंगे, तो वी विल गेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ये मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अप टू यू। चलिए स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा ये फोर्थ क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं अभी। बाकी की जो क्वेश्चंस पेंडिंग है एनसीईआरटी के, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में दे देंगे आपको। अभी के लिए वी आर टेकिंग फ्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अपकमिंग ALT टेस्ट। अच्छा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है ये स्टोइकियोमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये करने के लिए, कार्बन इज बर्न्ट इन प्रेजेंस ऑफ एयर, लेट अस राइट डाउन द इक्वेशन। देखिए, जब कार्बन को हम लोग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी सबसे पहला बात ये है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट। स्टूडेंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो है इसके अगर आप चेक करेंगे तो पहले से इक्वेशन बैलेंस में है, तो सीधा हम स्टोइकियोमेट्रिक रूल्स लगा सकते हैं। तो POAC से कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मोल ऑफ कार्बन इज गिवन टू अस, तो सबसे पहला सवाल का जवाब लाने के लिए मोल ऑफ कार्बन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू, हम लोग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ मास। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे तीन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स आप दे सकते हैं, इट इज़ 1 ओनली, इनटू इट्स मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हमें पता है, दैट इज़ 44। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 मोल कार्बन की बात है क्वेश्चन के अंदर, तो देयरफॉर वी वुड टेक 1 मोल ओवर हियर, डिवाइड बाय 1, 44 इंटू 1 इज़ 44, जिसको यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग ऊपर मल्टीप्लिकेशन में। तो दिस वे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल जाएगा, देयरफॉर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू बी 44 ग्राम। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा वाला क्वेश्चन ले लीजिए। सेकंड ऑप्शन इज 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल। यहाँ पे हम लोग को दोनों जो रिएजेंट है उसका पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो अगर इन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो वो प्रोडक्ट की यील्ड पे असर डालेगा। तो देख लीजिए दोनों कितना है। पहले यहाँ पे हमारे पास है 1 मोल नाइट्रोजन, आई मीन कार्बन, और 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन है। अच्छा, 16 ग्राम डाइऑक्सीजन जो है हम उसका भी मोल फाइंड कर सकते हैं। In order to find out the mole of oxygen, you have to divide this 16 gram with its molar mass. O2 का मोलर मास हो जाएगा 32, तो डिवाइड बाय 32 कर लेते हैं, हाफ मोल मिलेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी स्टोइकियोमेट्री अगर आप समझे तो यहाँ पे कार्बन का 1 मोल, इट रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसका रेशियो 1:1:1 है।
आपको पता है जैसे कि रिएजेंट जो है स्टोइकोमेट्री के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम होते हैं और प्रोडक्ट जो है वो बनता है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे 1:1 का रेशियो की मदद से ये पता चलता है कि इफ़ वी आर गिवन ओनली हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ दिस 1 मोल ऑफ कार्बन ओनली हाफ मोल ऑफ कार्बन कैन रिएक्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ और सिर्फ हाफ मोल ही कार्बन का रिएक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीजन है दैट इज गोइंग टू बिहेव एज लिमिटिंग रिएजेंट। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट वैसा रिएजेंट है विच एक्चुअली गेट्स कंज्यूम्ड एंटायरली इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन में ऐसा रिएजेंट कि जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। Why do we call it limiting reagent? It's because of this reagent only the yield of the product gets limited. उसका जो क्रिएशन है प्रोडक्ट का वो लिमिटेड हो जाता है, इसकी वजह से उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो अपना ऑक्सीजन है इट इज़ गेटिंग कंज्यूम्ड एंटायरली, तो उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। उसी के बेसिस पे कैलकुलेशन ठीक रहती है। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इसको POAC से भी लिख सकते हैं बहुत आसानी से। अगर POAC से अगर सॉल्व करना है तो हमेशा कैलकुलेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कभी भी एक्सेस रिएजेंट, यहाँ पे ये केस में कार्बन अपना एक्सेस रिएजेंट है। जैसे आपने देखा कि आउट ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन हाफ मोल ऑफ इट इज गेटिंग यूज्ड अप, मतलब हाफ मोल अभी और बच जाएगा। तो इसकी वजह से इसके बेसिस पे कभी भी POAC का कैलकुलेशन नहीं हो सकता। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे कैलकुलेशन होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे कि भाई मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1। ऑक्सीजन का मोलर मास आपको पता है दैट इज 32 ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ CO2 अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है 44। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट का मास हमको कितना दिया हुआ है, दैट इज 16 ग्राम दे रखा है। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इट। 16 डिवाइड बाय 32 इंटू 44। तो इसको हम लोग कट कर देते हैं, तो वी विल बी गेटिंग 22 ग्राम एज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे मिल रहा है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 22 ग्राम। चलिए, तो ये हमको मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड का मास दैट इज 22 ग्राम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का थोड़ा यूज़ की बात हुई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली थर्ड वन। 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी ऐसा ही दिया हुआ है कि 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन इज देयर। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि जब 1 मोल कार्बन था तभी ही ये 16 ग्राम ऑक्सीजन एक्चुअली बिकेम लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप यहाँ पे कार्बन को कितना भी बढ़ाते जाओगे, ये अगर ऑक्सीजन का आधा मोल है तो उसके साथ आधा मोल कार्बन ही रिएक्ट करेगा। यहाँ पे चाहे आप 2 मोल कार्बन ले लो या 20 मोल कार्बन ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 2 moles of carbon is given to us। ये वाली क्वेश्चन में C+O2 gives CO2। तो ये अपने को 16 ग्राम डाइऑक्सीजन और 2 मोल ऑफ कार्बन दे रखा है। तो अगर आप इसका मोल ढूंढोगे तो इसका मोल आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन का, दैट इज गोइंग टू बी 16 डिवाइड बाई 32। ये हाफ मोल है। अच्छा, स्टोइकोमेट्री अगर हम लोग देखें तो 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन का सिर्फ आधा मोल है तो उसके साथ केवल कार्बन का आधा मोल ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसका केवल आधा मोल रिएक्ट करेगा, 2 में से आधा मोल रिएक्ट करके बाकी का जो 1.5 मोल है 1.5 मोल 3/2, तो ये बच जाएगा अनरिएक्टेड। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन पूरा यहाँ पे यूज हो जा रहा है, दैट मीन्स इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि POAC का सारा जो कैलकुलेशन है दैट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट ओनली। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1 एंड O2 इसका मोलर मास है 32 ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू इट्स मोलर मास। तो इसका CO2 का जो मोलर मास है दैट इज गोइंग टू बी 44 ग्राम। स्टूडेंट्स, एज वी आर गिवन द मास ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट 16 ग्राम, वो वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो वी विल बी गेटिंग 16 डिवाइड बाय 32 इंटू 44। तो ये हमारे को मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जा रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी
तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये जो मिला है हमको दैट इज गोइंग टू बी 22 ग्राम ओनली। स्टूडेंट्स, आपको शायद विचार आ सकता है कि अरे पिछले वाले सेकंड वन में भी 22 ग्राम CO2 ही मिला, अभी इसके अंदर भी 22 ग्राम ही CO2 मिला। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि ऑक्सीजन अपना लिमिटिंग रिएजेंट बन जा रहा है, आप कार्बन का प्रोपोर्शन चाहे कितना भी बढ़ा लो, उसकी वजह से प्रोडक्ट के यील्ड पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सिर्फ क्या चेंज होगा, अनरिएक्टेड जो कार्बन है वही चेंज होगा, एक्सेस रिएजेंट का बचा हुआ जो कंपोजिशन है दैट विल चेंज, रेस्ट ऑफ द स्टफ प्रोड्यूस जो है उसका वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो स्टूडेंट्स 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट आपको दिया है, इसके अंदर से कितना कॉपर निकलेगा ये सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, कॉपर सल्फेट जो है उसका मोलर मास आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके ऊपर से आगे हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले CuSO4 का मोलर मास ढूंढेंगे। अच्छा स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि कॉपर जो है, कॉपर का मोलर मास है 63.5, ये आप याद कर लीजिए 63.5। कई बार एग्जाम में देते हैं, बट अगर आप याद कर लेंगे तो इट वुड बी एन एडेड एडवांटेज। चलिए ऐड कर लेते हैं इसको। दिस इज 64, सो 63.5 प्लस 32 प्लस 64, ये हो गया 159.5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास CuSO4 का मोलर मास मिल चुका है, दैट इज 159.5 ग्राम। ऑलराइट, चलिए तो अभी हमारे पास जो स्टेप है वो एकदम क्लियर है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट अवेलेबल है, तो उसमें से कितना ग्राम जितना कॉपर ऑब्टेन होगा। तो स्टूडेंट्स इट इज क्लियर, एज इट इज द मोलर मास इज 159.5 ग्राम, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर, अच्छा स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं क्या कि 1 मोल जितना ये जो कॉपर सल्फेट है उसके अंदर कितना ग्राम जितना कॉपर होगा। तो डेफिनेटली इक्वल टू इट्स मोलर मास। कॉपर का मोलर मास है 63.5 ग्राम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्राम कॉपर 63.5 ग्राम कॉपर। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है कि अगर 100 ग्राम मेरे पास हो 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, तो इसमें कितना कॉपर मिलेगा। तो बहुत इजीली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ये स्टेप से। 100 इंटू 63.5 डिवाइड बाई 159.5, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा गिन लेते हैं हम लोग। चलिए 63.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 159.5, तो दिस इज गोइंग टू बी 39.811, 39.81। इतना ग्राम कॉपर हमको 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में से मिल सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन in which the mass percentage of iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively। स्टूडेंट्स ये एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के अंदर है एक्सरसाइज में सेम, आई थिंक 3rd क्वेश्चन, तो दैट इज ऑल्सो सेम, इसीलिए मैंने वहाँ पे नहीं लिया, यहाँ पे ही ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। वन थिंग इज वी हैव द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आयन, ये है 69.9% के परसेंटेज के जितना। ऑक्सीजन का भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमारे पास है, ये है 30.1% के जितना। तो स्टूडेंट्स एज यू नो, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला, सबसे पहला जो अपना स्टेप होता है दैट इज टू फाइंड आउट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। पर यहाँ पे अच्छा बात यह है कि यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज गिवन टू अस। तो दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। इसका जो दूसरा स्टेप है दैट इज टू फाइंड आउट द मोल रेशियो। चलिए तो मोल रेशियो ढूंढ लेते हैं। मोल रेशियो ढूंढने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो मोलर मास है उसको डिवाइड करेंगे 69.9, परसेंटेज को मोलर मास से डिवाइड करेंगे। अच्छा, आयन का जो मोलर मास है दैट इज 56 ग्राम, उससे डिवाइड कर देते हैं। और ऑक्सीजन वाला जो है उसका मोलर मास है 16, तो उससे डिवाइड कर देंगे। चलिए तो ये दोनों को डिवाइड करके पता चल जाएगा उसका मोल रेशियो कितना है। और मोल रेशियो पता चलने के बाद
आगे हम लोग सिंपल रेशियो भी ढूंढ सकते हैं। तो 69.9 डिवाइड बाई 56, तो ये सबसे पहला आ जाएगा 1.248। स्टूडेंट्स ये 8 को ड्रॉप करेंगे तो दैट डिजिट इज मोर देन 5, तो इसीलिए ये 4 को 5 करके लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स 1.25 लिख रहे हैं, 1.25। सिमिलरली नेक्स्ट वन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है 30.1 डिवाइड बाई 16 कर लेते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी 1.88। 1.881 है स्टूडेंट्स, तो अगर 1 को ड्रॉप करते हैं तो एज दैट डिजिट इज लेस देन 5 देयर विल बी नो चेंज टू द प्रीसीडिंग डिजिट, मतलब 1.88 यहाँ पे आएगा। चलिए, तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, दैट इज टू फाइंड आउट सिंपल रेशियो। हम दोनों मोल रेशियो में से जो सबसे छोटा वाला है उससे दोनों को डिवाइड करेंगे। तो सिंपल रेशियो ढूंढ लेते हैं। सिंपल रेशियो है इसका 1.25, दोनों में से छोटा कौन सा है, 1.25 और 1.88 में से, दैट इज 1.25। तो इससे दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1.25 1.88 डिवाइड बाय 1.25, ठीक है। चलिए, तो ये 1 आ गया, और ये जो है अपना, अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये 1.2 और ये 1.8 है, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली गोइंग टू बी इक्वल टू 1.5, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि जब भी सिंपल रेशियो नियर नेचुरल नंबर में हो तो हम लोग उसको राउंड ऑफ करके लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल रेशियो 1.5 आ रहा है, दैट कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर, तो इसीलिए ये दोनों को हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर विच वी विल बी चूजिंग फॉर मल्टीप्लाइंग दैट वुड बी 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि 1.5 जो है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, होल नंबर रेशियो। 1.5 इंटू 2 विल बिकम 3 और 2 1 ज़ा 2। तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर से हमको इंपेरिकल फॉर्मूला मिल जा रहा है। आयन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 3 एटम है। सो दिस वे यू कैन राइट द इंपेरिकल फॉर्मूला। ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला Fe2O3। दैट्स व्हाट वी वांटेड टू डिसाइड। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात है, हालांकि मोलर मास की कोई बात नहीं है, तो इसीलिए इंपेरिकल फार्मूला इसको ही मोलर मास मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ के कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर मोलर मास दिया होता तो वी वुड हैव आल्सो गॉन अहेड विथ फर्दर स्टेप्स। तो यहाँ पे अपना आंसर यहाँ तक रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन ऑफ NCERT एक्सरसाइज। कैलकुलेट द एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने पास 2 आइसोटोप्स है क्लोरीन के। वन इज क्लोरीन 35, अनदर वन इज क्लोरीन 37। दोनों का नेचुरल अबंडेंस दिया हुआ है 75.77% एंड हियर इट इज 24.23%। दोनों के मोलर मासेस आर आल्सो गिवन 34.9689 एंड 36.9659। तो स्टूडेंट्स, एवरेज मोलर मास या एवरेज एटॉमिक मास ढूंढने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं दैट वी आर अप्लाइंग। एवरेज एटॉमिक मास, इसकी फॉर्मूला है मोलर मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप इनटू x1 डिवाइड बाय 100 प्लस मोलर मास ऑफ द सेकंड आइसोटोप इनटू x2 डिवाइड बाय 100। स्टूडेंट्स, अगर ये MCQ के अंदर होता तो हम इसको सीधा 75.77 और 24.23 को ना कंसीडर करते हुए 75 और 25 गिन के और इसको 35 और इसको 37 गिन के कर लेते, पर चूंकि ये सब्जेक्टिव के अंदर का क्वेश्चन है तो इसीलिए इसको पूरा डेटा लेके सॉल्व करेंगे, बिकॉज कैलकुलेटर का यूज इज अलाउड। तो मोलर मास ऑफ द फर्स्ट वन is 34.9689 into x1 is 75.77 divide by 100 plus molar mass of 2 that is 36.9659 into its percentage abundance is 24.23 divide by 100। चलिए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है 34.9689 into 75.77 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ रहा है 26.49। 26.495 है। 5 को अगर ड्रॉप करते हैं तो प्रीसीडिंग डिजिट इज 9, देयरफॉर उसको एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी 26.5 प्लस इसको भी गिन लेते हैं। तो ये है 36.9659 इंटू
24.23 डिवाइड बाय 100, तो दिस इज गोइंग टू बी 8.95। तो अगर इन दोनों को हम लोग एवरेज आउट कर ले, ये पूरा 50 हो जाएगा। चलिए तो ये 5 हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 4, और ये दोनों को अगर ऐड कर ले 26 प्लस 8, ये हो जाएगा 34। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली गोइंग टू बी 34.5 यूनिट। अगर आप चाहें इसको तो 34.5 यूनिट के हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ़ यू विश यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। साइड पे हट जाता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 10th one of the NCERT exercise. In 3 moles of ethane C2H6, calculate the following. First question is number of moles of carbon atom के moles, number of moles of hydrogen atoms और number of molecules of ethane. तो स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चन के जवाब हमको देने हैं, कार्बन एटम के मोल्स, हाइड्रोजन एटम के मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हमको 3 moles of ethane आर गिवन टू अस, 3 moles of ethane C2H6। स्टूडेंट्स एज यू कैन सी, ये जो अपना ईथेन है C2H6, तो एक मॉलिक्यूल ईथेन के अंदर देर आर 2 एटम्स ऑफ कार्बन एंड देर आर 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं। तो इसके ऊपर से हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि एस देर आर 2 एटम्स ऑफ कार्बन in 1 molecule of C2H6, we can say number of carbon atoms is going to be 2 into 3 moles. इथेन के अपने पास 3 moles थे और एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 2 एटम है, तो इंटू 2, तो ये हो गया 6 moles. तो 6 मोल ऑफ कार्बन एटम्स आर देयर। उसी तरह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये मोल के फॉर्म में ही ले रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। तो ये हो जाएगा एज देयर आर 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो ये स्टेटमेंट आप वापस से लिख सकते हैं कि 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। तो 6 इंटू 3 मोल्स है हमारे पास, 3 मोल्स ऑफ इथेन, तो इंटू 3 मोल्स कर लेते हैं। तो एक्चुअली वी विल गेट 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमको कार्बन एटम के मोल मिल गए 6 मोल्स और हाइड्रोजन के भी मोल्स मिल चुके हैं 18 मोल्स। स्टूडेंट्स सी द थर्ड क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन आर ऑल्सो आस्क्ड। ठीक है, इसको तो बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन इंटू एवोगैड्रो नंबर करके ये ढूंढ सकते हैं। स्टूडेंट्स इथेन के मोल पहले से दे रखे हैं क्वेश्चन में 3 एंड एवोगैड्रो नंबर एज यू नो इज 6.022 इंटू 10⁻23। क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग टेक्स्ट बुक के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, तो दैट्स वाई पूरी वैल्यू ले रहे हैं। इसको आप शॉर्ट में 6 मत करना अभी। 3 2 6, 3 2 6, 0, 6 3 18 इंटू 10⁻23। स्टूडेंट्स इसको चाहे तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। 1.8066 18 से 1 किया है, यहाँ पे कम किया तो यहाँ पे पावर बढ़ा दो। दिस मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा 1.8066 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। 15th one ऑफ एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीफिक्सेस को मैच करने के लिए बोल रहा है। तो माइक्रो, सबसे पहले आप जानते हैं कि माइक्रो इज 10⁻⁻6। डेका जो है, डेका मतलब 10⁻1 होता है। मेगा इज 10⁻6, गीगा इज 10⁻9, फेम्टो इज 10⁻15। बस तो इस हिसाब से जोड़ के इसको कंप्लीट कर लेना है। चलिए स्टूडेंट्स जरा नोट डाउन कर लीजिए। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 18 of the NCERT exercise. Students, express the following in scientific notation. Students, जैसे कि आपको पता है कि scientific notation के अंदर एक नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपना जो क्वेश्चन है दैट इज़ 0.0048।
तो 0.0048। इसको अगर हमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो डेसिमल जो है दैट हैज़ टू बी प्लेस्ड आफ्टर दिस 4, तो मतलब 4.8 करना पड़ेगा इनटू 10⁻²। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता है कि 0.0048 की कंपैरिजन में 4.8 इज एक्चुअली अ बिगर नंबर, तो यहाँ पे हमने नंबर को बढ़ाया तो पावर को कम करना पड़ेगा, तो -3 इसलिए बिकॉज 3 स्टेप हमने उसको शिफ्ट किया। आप इसे भी याद कर सकते हैं कि एज द डेसिमल इज शिफ्टेड ऑन द राइट साइड, 10 की पावर जो है उसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और अगर डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते तो 10 की पावर को बढ़ाते, तो इस तरह से भी याद किया जा सकता है। अच्छा, द सेकंड क्वेश्चन इज 2,34,000। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें बीच में कॉमा आया तो उसको फुल स्टॉप मत समझना। 2,34,000 मतलब डेसिमल यहाँ पे है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट अपना 2 है, 2 के बाद डेसिमल होना चाहिए। सो इट कैन बी रिटन 2.34 इंटू 10⁻²। जैसे मैंने बताया कि डेसिमल को अगर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो फिर पावर को हमको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 डेसिमल प्लेस, 1 2 3 4 और 5 प्लेस पे शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे इंटू 10⁻5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लेट अस टेक द नेक्स्ट वन। थर्ड क्वेश्चन ले रहे 8008। 8008 में भी डेसिमल एकदम पीछे है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल को हम लोग थोड़ा शिफ्ट कर देंगे 1 2 और 3। सो 8.008 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा। लेट्स टेक फोर्थ वन है 500, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 500.0 है 5.00 इंटू 10⁻²। यहाँ पे भी डेसिमल को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो पावर को बढ़ा के लिखना पड़ेगा, दैट इज़ 2 पावर। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 500 को 5 किया मतलब यहाँ पे नंबर को छोटा किया है, तो 10 की पावर को बढ़ानी पड़ेगी, मतलब प्लस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए ये वाला लिख लेते हैं। नेक्स्ट वन 6.0012। तो 6.0012 में जो डेसिमल है वो पहले से ही नॉन जीरो डिजिट 6 के बाद दिया हुआ है। दैट मीन्स इसमें सिर्फ हम लोग थोड़ा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, इंटू 10⁻0, बस इस तरह से लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सारे अपने साइंटिफिक नोटेशन हो गए। साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल जो है वो आपका एक नॉन जीरो डिजिट के बाद होना ज़रूरी है। डेसिमल को जब आपने राइट साइड पे शिफ्ट किया तो पावर को सब्ट्रैक्ट किया, और अगर डेसिमल को अपने ने जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करे तो पावर को प्लस करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स आपको पता है। बेसिकली 4 सिग्निफिकेंट के रूल जो है वो मेजर हैं। सबसे पहला रूल ऐसा कहता है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकंड जो रूल है वो ऐसा कहता है कि जीरोज विच आर प्लेस्ड बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, जो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में प्लेस जीरोज हैं, दे ऑल्सो बिकम सिग्निफिकेंट। थर्ड रूल ऐसा कहता है जीरोज विच आर प्लेस्ड ऑन टू द राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, दे आर नॉन सिग्निफिकेंट अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ डेसिमल प्लेस्ड। मतलब अगर राइट साइड वाले जीरोस जो है वो इनसिग्निफिकेंट होंगे अगर डेसिमल प्लेस नहीं है। तो अगर डेसिमल प्लेस्ड हुआ तो दैट मीन्स दोज जीरोज ऑन टू द राइट साइड बिकम सिग्निफिकेंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ऐसा कहता है कि मतलब जीरोज विच आर प्लेस्ड ऑन टू द लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, दे आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। मतलब इट डज नॉट मैटर वेदर डेसिमल इज प्लेस्ड और नॉट, जीरोज जो है लेफ्ट साइड वाले वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो ये रूल्स लगाते हुए सबसे पहला जो है अपना दैट इज 0.0025 फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला रूल लगाते हैं। द फर्स्ट रूल इज सेइंग जीरोज विच आर प्लेस्ड ऑन टू द लेफ्ट साइड दे आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। तो 2 के लेफ्ट साइड वाले जो जीरोज है वो तो इनसिग्निफिकेंट ही रहेंगे, और ये तो नॉन जीरो डिजिट है तो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। तो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट लेते हैं 208। स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि 2 और 8 ये तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट।
और ये जो अपना है ज़ीरो, दिस इज़ प्लेस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये भी सिग्निफिकेंट गिना जाएगा. दैट मीन्स दैट आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. थर्ड 5005. तो ये 5 और ये 5 जो है ये दोनों इनसिग्निफिकेंट, आई एम सॉरी, ये दोनों 5 को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर गिनेंगे. और दिस जीरोज ऑल्सो आर प्लेस बिटवीन 5 एंड 5, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गए. तो ऑल द 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. नेक्स्ट जो है अपना ये है फोर्थ वन, 126000. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कॉमा है, फुल स्टॉप मत समझ लेना आप, इसलिए आई हैव नॉट रिटन कॉमा ओवर हियर. चलिए, तो 126000, इसमें जीरोज जो है दैट आर प्लेस्ड ऑन टू द राइट साइड, और राइट साइड वाले जो जीरोज है उसको हमेशा इनसिग्निफिकेंट गिना जाता है. तो यहाँ पे अपना सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 500.0. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो जीरोज है दैट आर ऑल्सो प्लेस्ड ऑन टू द राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट 5, बट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्लेस्ड होने की वजह से ये वाले जो जीरोज है उसको हम लोग सिग्निफिकेंट गिनेंगे. मतलब ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हमारे, ऑल द 4 फिगर्स आर सिग्निफिकेंट. और ये है लास्ट वन इज 2.0034. तो यहाँ पे ये तो सारे सिग्निफिकेंट ही है, बिकॉज 2, 3, 4 तो नॉन जीरो डिजिट होने की वजह से सिग्निफिकेंट है. और ये 0 जो है दैट आर प्लेस बिटवीन 2 एंड 3, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए जो मैंने रूल्स बताया उसको भी थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज. राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको हमको राउंड ऑफ करना है. चलिए, सबसे पहला है 34.216. अच्छा, राउंड अप करने के लिए जो रूल्स है उसमें ऐसा है कि जो डिजिट हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, इफ़ दैट डिजिट इज़ लेस देन 5 तो प्रीसीडिंग डिजिट को चेंज नहीं करना है. इफ़ दैट डिजिट इज़ मोर देन 5, जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं वो डिजिट 5 से बड़ा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 बढ़ा के लिखना है. जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं इफ दैट इज 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट को चेक करना है वेदर इट इज ऑड और इवन. अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो नो चेंज, और अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो 1 बढ़ा के लिख देंगे. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसको कर सकते हैं. चलिए, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए अपने को, मतलब यहाँ से यहाँ तक चाहिए. तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस, ये वाला ड्रॉप हो जाएगा, ये वाला भी ड्रॉप हो जाएगा. तो ये वाला जो ड्रॉप हो रहा है दैट डिजिट इज 1. तो 1 कैसा डिजिट है स्टूडेंट्स? 5 से छोटा, दैट मीन्स प्रीसीडिंग डिजिट को नो चेंज, तो 34.2. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे राउंड अप करते वक्त आप ध्यान रखना कि सिग्निफिकेंट फिगर के चक्कर में वैल्यू जो है उसको एकदम ऑफ मत कर देना. मतलब वैल्यू जो है अपना एटलीस्ट क्वेश्चन के थोड़ा नज़दीक होना चाहिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन ले लेते हैं. नेक्स्ट वन इज 10.4107. ठीक है, चलिए इसमें भी अपने को 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए हैं. तो इन ऑर्डर टू गेट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये 3 अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसको ड्रॉप कर देते हैं. दैट इज लेस देन 5, तो फिर नो चेंज, प्रीसीडिंग डिजिट वही तरीके से रहेगा, देयर विल बी नो चेंज. चलिए ये वाला देख लीजिए ज़रा, 0.04597. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो जीरोज है विच आर प्लेस्ड ऑन टू द लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट 4, ये तो हमेशा इनसिग्निफिकेंट रहेंगे. तो यहाँ पे राउंड अप करके हमको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, मतलब हम इसको ड्रॉप करना चाहते हैं 7 को. अच्छा, 7 को ड्रॉप करने के लिए आपको पता है कि ये जो डिजिट ड्रॉप किया जा रहा है दैट इज मोर देन 5 से बड़ा, तो इसको 1 बढ़ाना पड़ेगा. अच्छा, 9 को 1 बढ़ाया तो ये 10 हो जाएगा, तो 0 और 1 कैरी होके 5 का 6, और ये 0.0 जो आगे है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा. तो स्टूडेंट्स इस तरह से. अच्छा, इसमें आप घबराना मत, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्लेस्ड है, उसकी वजह से ये वाला जो 0 है दैट इज सिग्निफिकेंट, और ये 4 और 6 तो पहले से ही सिग्निफिकेंट थे. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास. ठीक है, चलिए लास्ट वन. अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे किया जाए. अभी इसको ज़रा ध्यान में रखना,
मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि जब राउंड ऑफ किया जाता है तो मतलब में जो राउंडेड फिगर आएगा वो एक्चुअल नंबर के थोड़ा नज़दीक होना चाहिए। अगर नज़दीक है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, एकदम ऑफ नहीं होना चाहिए। और ऊपर से 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाली जो रिक्वायरमेंट है दैट ऑल्सो शुड मैच। तो इसके लिए इसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं 8 को। अच्छा, 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो डेफिनेटली प्रीसीडिंग डिजिट को एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख दूंगा 28, ये 0 को एक बढ़ा के 1 लिख देता हूँ और इसको राउंड ऑफ करके 8 को 0 लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये लिखने का फ़ायदा ये है, यहाँ पे हमने 08 की जगह पे 10 लिख दिया है। तो इसका फ़ायदा ये है कि नाउ 2808 के नज़दीक की कोई वैल्यू आ रही है, ये एकदम नज़दीक की वैल्यू है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, ओनली 3, क्योंकि ये 0 राइट साइड वाला है, ऊपर से कोई डेसिमल भी प्लेस नहीं है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं गिनेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो 2808 जो है उसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आंसर जो है इज गोइंग टू बी 2810। अच्छा, मान लीजिए कि 2808 है, एक अल्टरनेट क्वेश्चन सोचते हैं, तो उसमें अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर मुझे चाहिए तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो स्टूडेंट्स, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये पूरे को राउंड ऑफ कर दूंगा। तो दिस इज गोइंग टू बी 2800। तो 2800 जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास। तो इस तरह से इसको किया जा सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसमें गलती से कहीं पे लास्ट में डेसिमल या कुछ मत लिख देना। अगर लास्ट में डेसिमल लिख दिया तो दैट मीन्स दिस जीरोज विल बिकम सिग्निफिकेंट, तो फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर सिर्फ 2 चाहिए तो 2800 आप लिख सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑलराइट, 21st जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली 2 पार्ट में है। एक जो है दैट इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट विल टेक लेटर। राइट नाउ वी आर टेकिंग बी पार्ट ऑफ इट। इसमें कन्वर्जन है। सबसे पहला देखो, किलोमीटर का आपको दिया है मिलीमीटर में कन्वर्ट करने को एज वेल एज पिकोमीटर में कन्वर्ट करने को। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर, तो एकदम अपना जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड। अच्छा, इसको यूनिट फैक्टर वाली मेथड में क्या करना है, किलोमीटर डिवाइड बाय मिलीमीटर कर देना है, मतलब मिलीमीटर को आप नीचे ले लो। चलो, तो 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, दैट इज गोइंग टू बी 10⁻³ मीटर। अच्छा, और ये मिलीमीटर भी आपको पता है कि 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर। ऑलराइट, तो इसको 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। तो ये -3 वाला ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 10⁻³ + 3, मतलब कि 10⁻⁶। सो 10⁻⁶ वुड बी द वैल्यू ओवर हियर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मिलीमीटर। ऑलराइट, चलिए एक और क्वेश्चन भी है कि इज इक्वल टू डैश पिकोमीटर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ऐसे समझ रहे हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश पिकोमीटर, ये ढूंढना है। तो पिकोमीटर नीचे ले लेते हैं, 1 किलोमीटर डिवाइड बाय पिकोमीटर। अच्छा, तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर, और एक पिकोमीटर स्टूडेंट्स प्रीफिक्सेस में पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। तो ये हो गया 10⁻⁻12 मीटर। चलिए, तो इसको आप ऊपर ले लीजिए, तो ये हो गया 10⁻³ + 12, मतलब कि 10⁻15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर जो है अपना आ जाएगा 10⁻15। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो इसको इस तरह से किया जा सकता है। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, अच्छा ये आप लोग जरा नोट डाउन कर लीजिए, ये इस स्लाइड में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा वाले 2 भी। ओके, तो सेकंड वन जो है, चलिए सेकंड वन जो है उसमें मिलीग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, एज वेल एज एनजी मतलब नैनोग्राम में भी कन्वर्ट करना है। तो इन ऑर्डर टू डू दिस, सबसे पहले 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू डैश किलोग्राम हो गया। तो किलोग्राम को आप नीचे ले लीजिए, 1 मिलीग्राम डिवाइड बाय किलोग्राम। चलिए, तो मिलीग्राम इज 10⁻³ ग्राम और किलोग्राम होता है 10⁻³ ग्राम। तो ये 10⁻³ वाला ऊपर ले लीजिए, 10⁻³ -3, तो दिस इज गोइंग टू बी 10⁻⁻6। तो ये हो गया 10⁻⁻6 किलोग्राम। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। दैट इज 1 मिलीग्राम इंटू 1 नैनोग्राम
इंटू डैश नैनोग्राम भी कन्वर्ट करना है। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू डैश नैनोग्राम। चलिए इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया आपको कि क्या करना है, नैनोग्राम को नीचे ले लेते हैं। अच्छा, मिलीग्राम आपको पता है 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, और नैनोग्राम जो है दैट इज ऑल्सो 10⁻⁹ ग्राम। चलिए -9 को ऊपर कर दीजिए, +9 हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी -3 + 9 मतलब 10⁶। चलिए तो ये 10⁶ आ गया यहाँ पे, तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁶ नैनोग्राम हो जाएगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन में मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने को बोल रहे हो और डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने को बोल रहे हैं। चलिए ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू डैश लीटर। चलिए ये तो स्टूडेंट्स एकदम इजी हो गया। 1 मिलीलीटर, इसको तो सीधा एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। मिली प्रीफिक्स का मतलब होता है 10⁻⁻3, तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻³ लीटर, तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अच्छा, इसको डेसीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट करने को बोला है। पहले आप ये समझ लीजिए कि डेसीमीटर का मतलब क्या होता है। डेसीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻1 मीटर। स्टूडेंट्स, ये डेसी वाला जो प्रीफिक्स है वो हमने सीखा, इट इज 10⁻⁻1। अच्छा, डेका जो है दैट इज 10⁻1, तो दिस इज गोइंग टू बी 10⁻⁻1 मीटर। इसका क्यूब है तो 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट्स, मतलब डेसीमीटर क्यूब को इतना लिखा जा सकता है। ऊपर से हम लोग एक और रिलेशन भी जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, मतलब 10⁻³ लीटर होता है। तो स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं लीटर में लिखना चाहूँ तो ये हो गया मीटर क्यूब के बजाय आई कैन राइट 10⁻³ लीटर, तो ये 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 10⁻0 लीटर। एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो ये 1 लीटर हो जाएगा। मतलब कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू 1 लीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही है, तो जितना डेसीमीटर क्यूब होता है उतना ही लीटर, जितना लीटर होता है उतना ही डेसीमीटर क्यूब, वाइस वर्सा लिखा जा सकता है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, तो मैंने बताया कि जब इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो जितना लीटर है उतना ही डेसीमीटर क्यूब लेना रहेगा, तो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी 10⁻³ ओनली। ऑलराइट स्टूडेंट्स, होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनोसेकंड। NS का मतलब हम लोग करेंगे नैनोसेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। फिजिक्स के अंदर आप सीखे हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है हमारे पास पहले से ही, द स्पीड इज गिवन टू यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और टाइम जो है वो भी हमको दे रखा है, टाइम इज 2 नैनोसेकंड। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइम जो है नैनोसेकंड में है, इसका मतलब है दिस इज 2 × 10⁻⁹ सेकंड। तो यहाँ पे स्पीड है हमारे पास 3 × 10⁸ इंटू टाइम इज 2 × 10⁻⁹। चलिए तो 3 2 6 इंटू 10⁸ मतलब -1, सो दिस इज गोइंग टू बी, इसको 0.6 भी लिख सकते हैं, और इसका यूनिट मीटर रहेगा। स्टूडेंट्स, ये आप जानते हैं कि स्पीड का यूनिट इज मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे टाइम को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो सेकंड कैंसिल होके ये यूनिट जो है दिस इज गोइंग टू बी मीटर, तो इसका यूनिट S का मीटर आएगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 0.6 मीटर। इसका मतलब है कि जो लाइट है 2 नैनोसेकंड टाइम के अंदर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia according to the following chemical equation. ये वाला इक्वेशन है N2 plus H2 gives 2NH3। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करने के लिए 3 लिख देते हैं। तो N2 plus 3H2 gives 2NH3। स्टूडेंट्स, as you know, this is actually called Haber's process, the reaction to produce ammonia gas. ऑलराइट, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट द मास ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन।
चलिए, तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है वो है N2 + 3H2 gives 2NH3। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 2 × 10⁻³ इसका मतलब है 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन है, और 1 × 10⁻³ मतलब 1000 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन इज देयर। 1000 ग्राम के जितना डाई हाइड्रोजन है। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप जो हम लोग लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जब भी रिएजेंट में आपको दोनों रिएक्टेंट का कोई पैरामीटर दिया है, मतलब उसका अगर मास दिया है, मोल्स दिए हैं, वॉल्यूम दे रखा है, तो हमेशा समझ लीजिए कि दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है। तो हमेशा ये लिमिटिंग रिएजेंट से थोड़ा बच के रहिएगा। तो सबसे पहले तो मोल ढूंढ लेते हैं। इसका मोल ढूंढने के लिए 2000 डिवाइड बाई N2 का मोलर मास कितना होगा? N2 का मोलर मास होगा 28 ग्राम। तो ये ढूंढ लेते हैं, और इसका भी मोलर मास ढूंढ लेते हैं। 1000 डिवाइड बाई 3, आई एम सॉरी, मोलर मास ऑफ N2 इज 2, H2 का मोलर मास होगा 2, तो डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये हो गया 500 मोल। चलिए, 2000 डिवाइड बाई 28 भी हम लोग गिन लेते हैं थोड़ा सा। ओके, हमको गिनना था 2000 डिवाइड बाई 28, तो ये है 2000 डिवाइड बाई 28, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 71.43 ग्राम। 4385 है तो हम लोग उसको 43 गिन लेंगे, 4285 है तो 8 एक्चुअली 5 से बड़ा डिजिट है, जब राउंड ऑफ करेंगे तो 2 को 1 बढ़ा के 3 लिखना पड़ेगा प्रीसीडिंग डिजिट को, राइट। तो ये हो गया 71.43 मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, 71.43 मोल। चलिए, तो हमारे पास 2 × 10⁻³ ग्राम मतलब 2000 ग्राम के जितना जो नाइट्रोजन था हमने उसका मोल ढूंढ लिया, और हाइड्रोजन जो है दैट इज़ 1000 ग्राम, उसका भी हमने मोल ढूंढ लिया 500। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमको मतलब में लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये जो 1 मोल है नाइट्रोजन, तो उसके साथ 3 मोल जितना हाइड्रोजन रिएक्ट करना चाहिए। विथ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन शुड रिएक्ट। तो यहाँ पे 71 है तो उससे 3 गुना रिएक्ट करेगा। 71 का 3 गुना 70 × 3 करेंगे तो 210 आएगा। तो ये 210 212 के आसपास मोल जो है हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट करेगा। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट नाइट्रोजन यहाँ पे पूरा कंज्यूम हो जाए। तो जो रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो जाता है कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर, जी हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे अपना नाइट्रोजन जो है दैट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब नाइट्रोजन पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल हाइड्रोजन। तो 71.43 मोल नाइट्रोजन कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा? तो ये हम लोग लिख लेते हैं 71.43 × 3 करके 3 गुना मोल के साथ, तो 214.29 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो एकदम इजीली यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई हो जा रहा है कि समवॉट हाइड्रोजन रिमेन्स अनरिएक्टेड। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहला सवाल है, कैलकुलेट द मास ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एमोनिया का मास आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट्स, आपको बहुत क्लियरली आगे भी बताया हुआ है कि जो भी हम लोग स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं, चाहे आप POAC लगा दो, तो वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के लिए लगाया जाता है। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के अंदर से लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कौन सा आइडेंटिफाई हुआ? दैट इज नाइट्रोजन, क्योंकि वो पूरा कंज्यूम हो रहा है। थोड़ा बहुत हाइड्रोजन जो है वो अनरिएक्टेड बच जाएगा। देखो यहाँ पे 500 में से 500 माइनस 214.29 इतना बचेगा। चलो 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, ये भी 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, और 4 में से 2 गया तो फिर 2। सो दिस इज गोइंग टू बी 285.71 मोल के जितना हाइड्रोजन, वी कैन से आउट ऑफ 500 मोल
500 minus 214.29 that is equal to 285.71 mole hydrogen remains unreacted. ये unreacted बच जाएगा. Alright स्टूडेंट्स, चलिए तो यहाँ पे पहला सवाल का जवाब लेकिन अभी भी ढूंढना बाकी है. तो पहले सवाल में ऐसा है कि भाई कितना एमोनिया प्रोड्यूस होगा. तो स्टूडेंट्स इसके लिए कितना एमोनिया प्रोड्यूस होगा ये जानने के लिए हमको POAC लगाना रहेगा. POAC अगर हम लोग लगाएं तो ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नाइट्रोजन का है 1 इंटू इसका मोलर मास है 14 टू 28 इज इक्वल टू मास ऑफ एमोनिया डिवाइड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू मोलर मास. अच्छा, एमोनिया का मोलर मास कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी 17 ग्राम. ऑलराइट, चलिए ये 17 है. ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन कंज्यूम हो जा रहा है. ये लगभग 2000 ग्राम के आसपास है. तो 2000 डिवाइड बाय 28 इंटू इसको 34 को यहाँ पे ले लो साइड पे. तो ये मास ऑफ एमोनिया अपने को पता चल जा रहा है. तो देख लो, आप ज़रा गिन लेते हैं कितना मास प्रोड्यूस हो रहा है एमोनिया का. चलिए, तो इट इज़ 2000 इंटू 34 डिवाइड बाई 28. चलिए, तो ये मिला 2428.57 2428.57 2428.57 ग्राम. इतना ग्राम जो एमोनिया है ये अपने को प्रोड्यूस होता हुआ मिलेगा. आप सीधा सीधा उसको ऐड करके मत बोलिएगा कि चलो ये 2000 ग्राम है और ये 1000 ग्राम है तो उसको ऐड कर देता हूँ तो 3000 ग्राम, क्योंकि मास तो कंजर्व होना है. अच्छा, मास कंजर्व जरूर होना है, लेकिन जो अनरिएक्टेड सब्सटेंस है उसका मास आप नहीं ऐड करेंगे. आप बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत हाइड्रोजन अनरिएक्टेड बच रहा है. कितना हाइड्रोजन अनरिएक्टेड बच रहा है वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है. चलिए, तो सवाल देख लीजिए जरा, क्या क्या सवाल थे. पहला सवाल था कि भाई कैलकुलेट द मास ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो मास ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस्ड हम लोग गिन चुके हैं, अभी हमने गिना. सेकंड क्वेश्चन, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड. हाँ, यहाँ पे एक रिएक्टेंट बच जा रहा है कि जो अनरिएक्टेड है, दैट इज हाइड्रोजन, क्योंकि 500 मोल पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. तो इतना मोल कुछ 285.71 मोल जितना हाइड्रोजन बच जा रहा है. ठीक है, तो फिर अगला सवाल है, इफ़ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास. ठीक है, तो हाइड्रोजन है ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया. सेकंड का क्वेश्चन है कि भाई सेकंड का आंसर में ऐसा आएगा कि हाइड्रोजन बच जा रहा है. हाइड्रोजन, व्हाट वुड बी इट्स मास. तो हम लोग इसका मास जो है, मास ऑफ अनरिएक्टेड हाइड्रोजन ढूंढ सकते हैं. दैट इज 285.71 इंटू इट्स मोलर मास, क्योंकि मास ढूंढने के लिए आपके पास क्या है, मोल इंटू मोलर मास. तो ये मोल है इंटू हाइड्रोजन का मोलर मास है इंटू 2. चलिए, तो ये जरा कर लीजिए. 285.71 इंटू 2. चलिए, ऐसे तो इजी कैलकुलेशन था, फिर भी 571.42 थोड़ा टाइम बचाने के लिए इतना ग्राम जितना हाइड्रोजन जो है वो बचेगा. स्टूडेंट समझिए कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने कितना हाइड्रोजन लिया था, दैट इज 1000 ग्राम. इसमें से कुछ इतना हाइड्रोजन 571.42 ग्राम जितना हाइड्रोजन बच रहा है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू नीड टू. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, कन्वर्ट दिस फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स. अच्छा, इसको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना आसान सा सवाल है. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 28.7 पिकोमीटर. अच्छा, पिकोमीटर अभी हमारी बात हुई कि पिकोमीटर का मतलब होता है, पिको का मतलब है 10⁻⁻². तो 28.7 पिकोमीटर इज इक्वल टू 28.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर. तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है. स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो 2.87, देखो ये 28 का 2 किया, यहाँ पे बड़े से छोटा नंबर किया ना, घटाया तो पावर को बढ़ाओ. कितना डिजिट का फ़र्क किया है, 1 का. तो यहाँ पे एक पावर प्लस कर दो, +1 -11. तो -12 + 1 करेंगे, -11 आएगा. चलिए 15.15 पिकोमीटर. अच्छा, वापस से इन्होंने सेम प्रीफिक्स के बारे में बात दी है, दैट इज़ पिको. पिको का मतलब होता है 10⁻⁻².
तो 15.15 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। चलिए तो इसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1.515, क्योंकि 15 से 1 किया है, इसको कम कर रहे हैं तो यहाँ पे पावर को बढ़ानी पड़ेगी, +1 कर देते हैं, -11 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वन इज 25,365 मिलीग्राम। अच्छा, मिली का मतलब ये होता है 10⁻³ ग्राम। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25,365 इंटू 10⁻³ ग्राम। चलो तो इसको हम लोग कर सकते हैं 2.5365। देखो बड़े से छोटा किया, यहाँ पे घटाया तो पावर बढ़ाओ, कितना बढ़ाओ, 4 डेसिमल के जितना, तो +4 करना पड़ेगा, इंटू 10⁻³ +4। चलिए तो ये आ जाएगा 2.5365 इंटू 10⁻⁻1। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वन ले लीजिए। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स? 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम लिथियम एंड 1 ग्राम ऑफ Cl2 गैस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग मोल के हिसाब से गिन सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे? द फर्स्ट थिंग इज 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। अच्छा, गोल्ड का जो मोलर मास है वो आप याद रख लेना, 197 ग्राम। चलिए, सिल्वर का आपने आगे याद किया था, दैट इज़ 108 ग्राम, तो गोल्ड का 197 है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स? यही अपना गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर वाला। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि सिर्फ ये पूछा है कि विच वन हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, सबसे ज़्यादा एटम्स किस में, यही पूछे हैं, तो कितने एटम्स है वो नहीं पूछ रहे हैं। दैट्स वाई एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ 1/197 इंटू Na। ठीक है, इसको भी आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ एटम्स हमको मिल जा रहे हैं गोल्ड के। चलिए, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं, 1 ग्राम ऑफ सोडियम इज़ देयर, तो यहाँ पे भी सेम वाली फॉर्मूला लगा देते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। गिवन मास है 1 ग्राम, सोडियम का मोलर मास है 23 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो स्टूडेंट्स, ये अपना नंबर ऑफ एटम्स मिल गया है सोडियम का भी, सेकंड वन। अच्छा, थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं। थर्ड ऑप्शन इज़ 1 ग्राम ऑफ लिथियम। इसमें भी वही की वही फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू सोडियम इनटू एवोगैड्रो नंबर। आई एम सॉरी, Na देख के मैं थोड़ा बहक गया। तो गिवन मास है 1 ग्राम। अच्छा, मोलर मास ऑफ लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये हिसाब से अगर आप गिनोगे तो आपको पता है कि लिथियम को हम लोग हमेशा ऐसा लिखते हैं, लिथियम 37। तो लिथियम का मोलर मास कितना होगा? दैट इज़ 7 ग्राम। तो डिवाइड बाय 7 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये नंबर ऑफ एटम्स मिल गए। अच्छा, चौथा वाला जो है दैट इज़ Cl2। हाँ, ये Cl2 में सबसे बेसिक इसका जो पार्टिकल है दैट इज़ द मॉलिक्यूल। तो मतलब ये वाली जो फॉर्मूला अगर आप लगाते हो, N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। बाद में नंबर ऑफ एटम्स ढूंढने के लिए आपको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। Cl2 का एक मॉलिक्यूल के अंदर देर आर 2 एटम्स, तो इंटू 2 करना पड़ेगा। चलिए, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन मास है 1 ग्राम। अच्छा, मोलर मास ऑफ Cl2 है, क्लोरीन का अभी हमने एवरेज मास ढूंढा था 35.5, तो ये 71 ग्राम हो जाएगा। तो 71 इंटू एवोगैड्रो नंबर। दिस मैनी नंबर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ Cl एटम्स की अगर बात करें तो इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, 2 इंटू 1/71 इंटू एवोगैड्रो नंबर। चलो तो इसको ज़रा कट कर दो, तो ये हो गया Na/35.5। चलिए, तो ये चारों ऑप्शंस में हमारे पास नंबर ऑफ एटम एवोगैड्रो नंबर की टर्म्स में तो है। तो सवाल ये था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में है। तो देख लो, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसमें सबसे ज़्यादा एटम्स आएंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में सब में Na है, यहाँ पे भी Na है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी Na है, यहाँ पे भी Na है। डिनोमिनेटर ये तो काफ़ी बड़ा है 197, मतलब इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा वो बहुत छोटा आएगा, तो ये नहीं चलेगा अपने को।
अच्छा, अपॉन 7 ये काफ़ी छोटा है, 23 अपॉन 35.5, ठीक है, ये काफ़ी बड़े बड़े नंबर है डिनोमिनेटर में। सबसे छोटा डिनोमिनेटर जो है वो लिथियम के अंदर है, तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एटम जो सबसे लार्जेस्ट हैं तो दैट इज़ इन द केस ऑफ लिथियम, तो हमारा आंसर आना चाहिए 3। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वैसे तो ये सारी चीज़ों को आप सिर्फ क्वेश्चन देख के भी समझ सकते हो, पर ये पूरी की पूरी मैथड, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं तो हमने पूरी मैथड कर ली। चलिए, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the mass of 1 carbon 12 atom in ग्राम? स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्चुअली क्या है, आप लोग को जो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है वो पहले से ही पता है, क्योंकि हमने इसको कार्बन 12 लिखा है, तो उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है दैट इज़ 12 यूनिट, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको ग्राम में पूछ रहे हैं, इसका मास ढूंढना है इन ग्राम, तो आपको यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एक रिलेशन है जो याद रखना है, दैट इज़ 1 यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 12 यूनिट है, तो यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करना था, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ले लिया। चलिए, तो 1.66 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर देते हैं, देख लो ज़रा, हाँ ठीक है। तो 2 पॉइंट काटना है, तो 19.92 आएगा, 19.92 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.99। अच्छा, ये डेसिमल को थोड़ा शिफ्ट किया, 19 को 1 लिखा है, 19 को 1, तो दैट मीन्स नंबर छोटा कर रहे हैं, तो यहाँ पे पावर को बढ़ाना पड़ेगा, +1 कर दो, -23 ग्राम। अगर आप इसको 5/3 लेके करें तो भी हो जाएगा। 5/3 का वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली 1.66 ही होता है, तो काफ़ी बार बच्चे एमसीक्यू के अंदर इसको 5/3 इंटू 10⁻⁻24 लेके भी करते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1.66 इन ऑर्डर टू सेव टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन में 2 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आएगा, तो वो भी अप्रोप्रिएट है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सवाल है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के जो रूल्स है वो हमको लगाने पड़ेंगे। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज 0.02856 इंटू 298.15 इंटू 0.112 डिवाइड बाई 0.5785। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देख के एकदम क्लैरिटी आ रही है हमको कि किस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। देखो, 0.02856 इंटू 298.15 इंटू 0.112 डिवाइड बाई 0.5785, ठीक है। चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए जो अपना सिग्निफिकेंट फिगर का रूल था उसमें ऐसा था कि इनपुट के अंदर जो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो हम गिनते थे और आंसर के अंदर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको लगाने हैं। दैट मीन्स आप जो जो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबके सिग्निफिकेंट फिगर देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, और जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला इनपुट है उसका आंसर में उतना सिग्निफिकेंट फिगर लेना रहेगा। तो देख लीजिए ज़रा किस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास 2856 मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। चार सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा वाला जो है 298.15 सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स है, दैट मीन्स ऑल 5 आर सिग्निफिकेंट। 5 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास यहाँ पे। 0.112 स्टूडेंट्स, इसमें भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है। और ये वाला जो है डिनोमिनेटर वाला, इसमें 0.5785 मतलब यहाँ पे भी हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो स्टूडेंट्स, आइडिया ऐसा है कि मतलब जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर ये रहा इसके अंदर, तो देयरफॉर इसका जो आंसर होगा उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेना रहेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर में क्या आंसर आएगा ये नहीं पूछ रहे हैं, ये लोग सिर्फ पूछ रहे हैं कि आंसर के अंदर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर। मतलब ये गिनने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें कैलकुलेटर अवेलेबल है आप गिन सकते हैं, गिन लेते हैं, थोड़ा एडिशनली कर रहे हैं, अदरवाइज इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। खाली कितना सिग्निफिकेंट फिगर है यही गिनना था।
0.02856 इंटू 298.15 इंटू 0.112 डिवाइड बाय 0.5785। ठीक है, चलिए, तो ये आ रहा है 1.6485। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है ना, तो दैट मीन्स ये वाला हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर देंगे 8 को। अगर 8 को ड्रॉप कर देते हैं तो दैट मीन्स प्रीसीडिंग डिजिट को एक बढ़ाना पड़ेगा। आपको राउंड ऑफ का रूल पता है कि जब भी 5 से ज़्यादा डिजिट है, बड़ा डिजिट, उसको ड्रॉप करते हैं तो प्रीसीडिंग डिजिट को एक बढ़ा के लिखना पड़ता है। तो देयरफॉर ये हो जाएगा अपना 1.65। तो यहाँ पे आंसर के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने लिए हैं। ठीक है, सेकंड वन देख लीजिए ज़रा। सेकंड वन में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आइडेंटिफाई करना है। मैं पूरा आंसर नहीं देख रहा हूँ, खाली सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में कितना होगा वो बताऊंगा। तो 5 के अंदर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि देयर वुड बी टोटली मिनिमम 1 सिग्निफिकेंट फिगर इन द आंसर। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन जो है उसमें थोड़ा आपको गिनना पड़ेगा। 0.0125 प्लस 0.7864 प्लस 0.0215। ऑलराइट, चलिए, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर ज़रा देख लीजिए आप। 5 + 5 ये 10 हो जाएगा, प्लस 4 14, ये ऊपर ले लेते हैं। 3 + 6 9 प्लस 1 0, 10 हो जाएगा 10, और ये 12 हो गया। दिस इज़ गोइंग टू बी 8 ओनली। अच्छा चलिए, ठीक है, तो ये है अपना। अच्छा, प्लस माइनस के लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल ऐसा है, वो ऐसा बोल रहा है कि मतलब डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं इनपुट नंबर में वो आपको देखने हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल हैज़ टू बी कंसीडर्ड फॉर द आंसर। मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है वो हम ध्यान में लेंगे। चलिए ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? तो 1 2 3 4, 4 डिजिट है। यहाँ पे कितने डिजिट है? यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अच्छा, याद रखिएगा कि प्लस माइनस वाली चीज़ में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है सिर्फ ये देखा जाता है, सिग्निफिकेंट है कि नहीं है दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, तो आंसर के अंदर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो बस ठीक है, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है आंसर के अंदर। आई मीन टू से 4 डिजिट होने चाहिए आंसर के बाद। जस्ट आई एम सॉरी, 4 डिजिट होने चाहिए आंसर के बाद, डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद भी इसमें 4 ही डिजिट हैं। अब एक्चुअली हमको ये पूछना था कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर प्रेजेंट इन द आंसर। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जो है दैट इज़ गोइंग टू बी 4। ये चारों 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये 0 जो है लेफ्ट वाला, उसको हम लोग कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं गिनेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसमें एडिशन करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज मान लीजिए कि एडिशन करके आंसर मेरा आ जाता 1.8204। अगर ऐसा कुछ आंसर आ जाता तो ये अपना सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो रूल है, आई मीन एडिशन का जो रूल है, वो सिर्फ ऐसा बोलता है कि डेसिमल के बाद आपको नंबर ऑफ डिजिट्स देखने, क्योंकि तीनों में 4 डिजिट है आफ्टर द डेसिमल। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे भी अपने पास 4 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्योंकि 4 डिजिट होने चाहिए तो ये हमने लिख दिए हैं डेसिमल के बाद 4 डिजिट। पर यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर गिनने जाओ आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हमको मिल जाते, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट जब मैं साइड पे हट जाता हूं तो। चलिए, use the data given in the following table and calculate the molar mass of naturally occurring argon isotopes। ठीक है, इसमें भी वो एवरेज मोलर मास वाला कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, एवरेज मोलर मास, इसका फॉर्मूला है mm1 इंटू x1 डिवाइड बाय 100 प्लस mm2 इंटू x2 डिवाइड बाय 100 प्लस mm3 इंटू x3 डिवाइड बाय 100। चलिए, पहले आइसोटॉप का मोलर मास हमको दिया हुआ है। चलिए क्या होगा देख लीजिए ज़रा।
पहले वाले आइसोटॉप का है 35.96755 इंटू x1 है 0.337 डिवाइड बाई 100 प्लस मोलर मास ऑफ सेकंड वन ये है 37.96272 इंटू 0.063 डिवाइड बाई 100 प्लस mm3 है ये वाला 39.9624 इंटू 99.6 00 लास्ट में डेसिमल के बाद ना लिखे चल जाएगा डिवाइड बाय 100। ठीक है, चलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर है तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसको एंड विल फाइंड आउट द प्रिसाइज आंसर ऑफ इट। इसका प्रिसाइज आंसर देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले 35.96755 इंटू 0.337 डिवाइड बाई 100 करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, जगह कम है तो हम लोग इसको मेमोरी में ले लेते हैं। जो कैलकुलेशन आ रही है उसको मेमोरी में ले रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको मैंने मेमोरी में ले लिया है। आगे देखते हैं 37.96272 इंटू 0.063 डिवाइड बाई 100। ये जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, अगेन उसको भी मेमोरी में ले लेते हैं। m प्लस करते जाएंगे तो कैलकुलेटर अपनी मेमोरी में उसको ऐड करता जाएगा। ठीक है, और ये 39.9624 इंटू 99.6 डिवाइड बाई 100 है। तो ये वाला जो आंसर आया इसको भी हम लोग मेमोरी में ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीन जो फाइनल आंसर आए हैं इसको हमने मेमोरी में लेके रखा हुआ है। तो आप क्या करिए, मेमोरी रिकॉल कर लीजिए। तो मेमोरी रिकॉल करने पर अपना आंसर जो है वो बैठ रहा है 39.9476। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग 2 डिजिट डेसिमल के बाद ले लेते हैं। तो थर्ड डिजिट को ड्रॉप करेंगे राउंड ऑफ करने के लिए, तो दैट डिजिट इज 7। 5 से बड़ा डिजिट है मतलब प्रीसीडिंग डिजिट को एक बढ़ा के लिखेंगे, दैट मीन्स 39.95 लिखना चाहिए। 39.95 ग्राम वुड बी द एवरेज मोलर मास ऑफ दिस आइसोटॉप ऑफ आर्गन। स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि इसमें अबंडेंस अगर देखा जाए तो एक्चुअली जो नेचुरली अकरिंग आर्गन है इसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंस ये वाली आइसोटॉप का है, आर्गन 40। आर्गन 1840 इज़ द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म। कितना परसेंटेज अवेलेबल है? अबाउट 99.6। तो डेफिनेटली जो आंसर आने वाला है एवरेज मास का, दैट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू 40। अगर MCQ होता तो इसी के बेसिस पे हम लोग जो 40 के सबसे नज़दीक वाला आंसर है वो लिख लेते। तो 39.95 ग्राम, क्योंकि मोलर मास है इसीलिए हमने ग्राम यूज़ किया। अगर वो लोग एवरेज एटॉमिक मास बोलते तो यहाँ पे हम लोग U लिखते या फिर AMU लिखते। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए तो इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए। एग्ज़ाम में ज़रा ये जो स्टेप है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर आप इसके साथ बीच में 1-2 स्टेप है वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जगह कम होने की वजह से हमने नहीं लिखा है। स्टेप में खाली इसका जो आंसर है वो ऐड करना था। ठीक है, चलिए लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए सबसे पहला है 52 मोल्स ऑफ आर्गन। 52 मोल्स ऑफ आर्गन के अंदर कितने एटम्स है ये हमको गिनना है। स्टूडेंट्स, मोल के अंदर से नंबर ऑफ एटम गिनना एकदम आसान है, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। 52 मोल्स है स्टूडेंट्स, तो सीधा का सीधा मोल दे रखा है इनटू एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। 6022 इंटू 52 कर लेते हैं। ये हिसाब से अपना आंसर है। 3 डिजिट को कट कर दो तो ये आएगा 313.144 इंटू 10⁻23। दिस मैनी एटम्स, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं 13144। यहाँ पे 313 का 3 किया, यहाँ पे घटाया तो पावर में 2 बढ़ा दो क्योंकि 2 डेसिमल शिफ्ट किया इसलिए। तो 23 + 2 25। दिस मैनी एटम्स आर देयर, दिस मैनी एटम्स ऑफ आर्गन। चलिए दूसरा वाला है 52 यूनिट ऑफ हीलियम।
स्टूडेंट्स 52 यूनिट्स ऑफ हीलियम दे रखा है। यूनिट एक्चुअली कोई पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल का मास गिनने के लिए यूज़ किया जाता है। यूनिट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका मतलब है इसमें 2, 5, 10 एटम ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एक एटम का मास इसका, हीलियम को ऐसे लिखा जाता है हीलियम 24, मतलब एक एटम का मास इसका 4 यूनिट जितना है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो 52 यूनिट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, तो आप इजीली इसको गिन सकते हो। नंबर ऑफ, सेकंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ हीलियम एटम, एकदम सिंपली आप लिख दीजिए 52 यूनिट डिवाइड बाय 4 यूनिट। यहाँ पे हम लोग याद रखिए मोलर मास नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक एटम का मास ले रहे हैं। तो 13 4 सा, तो 13 जितने एटम्स हैं, 13 एटम्स आर देयर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए एक्सक्यूज मी, थर्ड वन ले लेते हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में 52 ग्राम दे रखा है। ग्राम दे रखा है, दैट मीन्स ये ग्राम मोलर मास के हिसाब से, ये मोल क्वांटिटी की बात है, बहुत सारे एटम्स की बात चल रही है। तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ एटम्स ढूंढने के लिए बहुत अच्छा वाला फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। चलिए, तो गिवन मास है 52, हीलियम का मोलर मास होता है 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो ये हिसाब से अपना हो जाएगा। आप जरा इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिख लीजिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू नीड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ एनसीईआरटी। काफ़ी अच्छा वाला क्वेश्चन है। अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। वेल्डिंग फ्यूल गैस एक्चुअली एक हाइड्रोकार्बन है विच कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक्चुअली ये क्वेश्चन का आंसर हमको पहले से ही पता है, बिकॉज जो वेल्डिंग गैस है दैट इज़ एसिटिलीन। एसिटिलीन को एक्चुअली IUPAC में बोलते हैं इथाइन। इथाइन मतलब C2H2, ठीक है। आंसर पहले से ही पता है, ये होने से आंसर आ जाएगा जल्दी। चलिए, तो सबसे पहले तो कार्बन और हाइड्रोजन है इसके अंदर। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स अबाउट 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वेल्डिंग करने के लिए, मेटल का वेल्डिंग करते हैं या कटिंग करते हैं ना, तो उसके लिए जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम यूज़ होती है या ऑक्सी इथाइन फ्लेम जो यूज़ होती है, तो वो एक्चुअली फ्लेम ब्लू होती है, बिकॉज इसमें एकदम हाई टेम्परेचर अपने को अचीव करना होता है। तो ब्लू वाली फ्लेम दैट इंडिकेट्स कंप्लीट कंबशन। अच्छा, आपको पता होगा कि इथाइन जो है C2H2, ये एक टाइप का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एंड विथ व्हाट टाइप ऑफ फ्लेम डू दिस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न? यस, ऑफ कोर्स दे बर्न विथ येलो सूटी फ्लेम। तो एक्चुअली लेकिन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में ऐसा नहीं है, वो हमेशा ब्लू फ्लेम से जलता है। दैट मीन्स हमको इसको ब्लू फ्लेम में कंप्लीट कंबशन कराने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप करके फिर जलाना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ हवा में से, एयर में से ऑक्सीजन लेगा तो फिर इट बर्न्स विद ब्लू येलो फ्लेम। और येलो फ्लेम का जो है टेम्परेचर है बहुत हाई नहीं होता, मेटल को मेल्ट या वेल्ड करने के लिए इनफ नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम की बात चल रही है यहाँ पे। तो 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 0.690 ग्राम ऑफ वाटर है एंड नो अदर प्रोडक्ट्स। सीधी बात है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जब बर्न होता है ऑक्सीजन लेके CO2 और H2O, ये 2 चीज़ ही बनाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें एक बात नोटिस करने लायक है कि जो कार्बन होता है CO2 के अंदर, तो दैट कम्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन पार्ट। उसी तरह से जो H2O के अंदर हाइड्रोजन होता है दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का मास और वाटर के अंदर हाइड्रोजन का मास आइडेंटिफाई करूं, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के मास को जोड़ के ऐड करके आई कैन फाइंड आउट द मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, और इसके ऊपर से मैं इंपेरिकल फॉर्मूला गिन सकता हूं बहुत इजीली। चलिए, तो CO2 जो है, इसके लिए मैं बोलता हूं कि 44 ग्राम ऑफ CO2 जो है, 1 मोल जितना CO2, उसके अंदर कितना ग्राम कार्बन रहता है? तो दैट इज अबाउट 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम जितना कार्बन है। तो हम लोग गिन लेते हैं कि 3.38 ग्राम जितना जो CO2 हमको दिया है, इसके अंदर कितना कार्बन है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले ये गिन लेते हैं हम लोग। चलिए, तो 3.38 इंटू 12 डिवाइड बाई 44, तो ये हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको मिल जा रहा है 0.9218। यहाँ पे क्योंकि बहुत छोटा नंबर है तो डेसिमल के बाद एटलीस्ट 3 डिजिट ले लेते हैं हम लोग।
0.921, अच्छा 8 है चौथा डिजिट ड्रॉप करने वाला, जो 5 से बड़ा है तो 1 को एक बढ़ा के 2 लिख देते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी 0.922 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो एक्चुअली ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन है दैट इज 0.922 ग्राम के जितना। चलिए अभी वाटर के अंदर कितना हाइड्रोजन है ये भी गिन लेते हैं। सेम स्टेप ले लेते हैं, मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18 ग्राम ऑफ वाटर। 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम है। इसके अंदर हाइड्रोजन का कितना मास है, 2 ग्राम के जितना हाइड्रोजन है, तो 0.690 ग्राम H2O के अंदर कितना होगा, तो ये भी थोड़ा गिन लिया जा सकता है। लेट्स कैलकुलेट दैट। 0.690 इंटू 2 डिवाइड बाई 18, तो ये आ रहा है 0.076666। रिकरिंग है, यहाँ पे भी 3 डिजिट ले रहे हैं तो 0.077 चलेगा। दिस मच ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को ये पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इतना कार्बन है, और वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितना है। तो ये दोनों चीज़ें हमको पता चल गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हाइड्रोजन और कार्बन जो है दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन पार्ट ओनली, तो ये दोनों के मासेस को ऐड करके वी कैन एक्चुअली गेट द मास ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलिए ये थोड़ा आगे के पेज पे ले लेते हैं। ये दोनों के मास मिल चुके हैं हमको। चलिए, दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये आगे करते हैं इसको। इन ऑर्डर टू सॉल्व इट फर्दर, मास ऑफ हाइड्रोकार्बन एज आई सेड इज नथिंग बट 0.922 प्लस 0.077 होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 0.999 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने को जो वेल्डिंग फ्यूल गैस है उसका मास मिल चुका है दैट इज 0.999 ग्राम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कार्बन का मास है और हाइड्रोकार्बन जो फ्यूल गैस है उसका भी मास है, तो उसके ऊपर से हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन बहुत इजीली ढूंढ पाएंगे। सिमिलरली वी हैव मास ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज द मास ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसके ऊपर से हाइड्रोजन का भी परसेंटेज ढूंढा जा सकता है, और अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के परसेंटेज ढूंढ सकते हैं तो इजीली इंपेरिकल फॉर्मूला भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। चलिए ढूंढ लेते हैं एकदम क्विकली। तो ये है कार्बन और हाइड्रोजन, इसकी बात चल रही है। कार्बन का मास, गिवन मास है 0.922, टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस है 0.999, इंटू 100 करने से परसेंटेज मिल जाएगा। हाइड्रोजन का परसेंटेज भी ढूंढ लेते हैं, 0.077 डिवाइड बाई 0.999 इंटू 100। चलो दोनों का हम लोग ढूंढ लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया अपना 0.922 डिवाइड बाई 0.999 इंटू 100। चलिए, तो ये हो गया 92.29 परसेंटेज, 92.29 परसेंटेज। लेट अस टेक द नेक्स्ट वन। ये है 0.077 इंटू 100 डिवाइड बाई 0.999, तो ये हो गया 7.7077। तो इसको 7.71 लिख देता हूँ, 7.71। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सबसे पहला स्टेप अपना हो गया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन मिल गया। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए सेकंड स्टेप इज टू फाइंड आउट द मोल रेशियो। मोल रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है उसको डिवाइड करना है विद द एटॉमिक मास। चलिए, तो ये कर लेते हैं मोल रेशियो। तो मोल रेशियो हो जाएगा 92.29 डिवाइड बाई कार्बन का मोलर मास इज 12 और 7.71 डिवाइड बाई 1, तो 7.71। चलिए इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, 92.29 को 12 से। 92.29 डिवाइड बाई 12 कर लेते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी 7.69। चलिए स्टूडेंट्स, ये आप देख लीजिए, गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि दोनों का जो मोल रेशियो एकदम नज़दीक का नंबर आ रहा है। चाहे तो आप सिंपल रेशियो कन्वर्ट करने के लिए छोटे वाले से दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये दोनों मोल रेशियो में से छोटा जो है दैट इज 7.69, इससे हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी 1। और ये 7.71 जो है इज वेरी क्लोज टू 7.69, दैट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 1।
तो ये अपना इम्पेरिकल फॉर्मूला मिल चुका है। इम्पेरिकल फॉर्मूला जो है दैट इज गोइंग टू बी C1H1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमको इम्पेरिकल फॉर्मूला मिल चुका है। तो हैव अ लुक, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग प्रीवियस स्लाइड के अंदर। तो सवाल था कि व्हाट इज द इम्पेरिकल फॉर्मूला। चलिए, इम्पेरिकल फॉर्मूला तो हम लोग ढूंढ चुके हैं, दैट इज CH। मोलर मास ऑफ द गैस ढूंढना था और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी ढूंढना है। ठीक है, एक्चुअली मोलर मास ढूंढने के लिए वन अनदर क्रिटिकल डेटा इज गिवन टू अस। देखिए जरा, क्वेश्चन हमने आधा ही पढ़ा था, आधा पढ़ना बाकी है। यहाँ से आगे पढ़ते हैं। A volume of 10 liter measured at STP of this welding gas weighs 11.6 ग्राम। अच्छा, 10 लीटर अगर गैस है हमारे पास, उसका मास है 11.6 लीटर के जितना। 10 लीटर 11.6। स्टूडेंट्स, आपको पता है STP के ऊपर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है दैट इज 22.4 लीटर। मतलब 10 लीटर का 11.6 है, इतना याद रखना। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। 10 लीटर गैस का मास है 11.6 ग्राम। 11.6 ही था ना, 10 लीटर का 11.6। हाँ ठीक है। तो सवाल है कि भाई 22.4 लीटर गैस का मास कितना होगा, तो ये आप ढूंढ लीजिए। और जो 22.4 लीटर के जितना गैस है दैट सिग्निफाइज 1 मोल। वो एक्चुअली 1 मोल को सिग्निफाई करता है। तो ये हम लोग 1 मोल गैस का मास इसके ऊपर से ढूंढ पाएंगे। तो मोलर मास ढूंढने के लिए यही चीज़ करेंगे, 22.4 इंटू 11.6 डिवाइड बाई 10। चलिए इसको ज़रा कर लेते हैं। 22.4 इंटू 11.6 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो ये आ रहा है 25.984 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 26 ग्राम। तो स्टूडेंट्स, ये हमको मिल गया मोलर मास ऑफ द वेल्डिंग गैस 26 ग्राम के जितना। और इम्पेरिकल फॉर्मूला हमको पता है, तो वेरी इजीली वी कैन फाइंड आउट इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। और अगर मोलर मास और इम्पेरिकल फॉर्मूला मास दोनों का रेशियो लिया जाए तो आपको इंटीजर नंबर n भी मिल जाएगा। तो n इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में, मोलर मास डिवाइड बाय इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। चलिए, तो मोलर मास आपको मिला है 26 ग्राम के जितना और इम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या है, 12 + 1। 12 + 1 मतलब 13 ग्राम। चलो, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसके ऊपर से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नथिंग बट n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा चलिए, n की वैल्यू हमारे पास 2 है स्टूडेंट्स। और इम्पेरिकल फॉर्मूला देखिए हमको क्या मिल रहा है, इम्पेरिकल फॉर्मूला मिल रहा है CH। तो ये CH के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, C2H2। तो ये है अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको ही बताया था स्टार्टिंग में। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज यूज्ड एज वेल्डिंग गैस, तो आंसर एसिटिलीन ही आना था। एसिटिलीन विच इज ऑल्सो नोन एज इथाइन गैस। तो आंसर होगा C2H2, दैट हैपन्स टू बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमको देख लेते हैं सारे सवाल के जवाब मिल गए कि नहीं। पहला सवाल था इम्पेरिकल फॉर्मूला, CH लिख चुके हैं। मोलर मास ऑफ द गैस, मोलर मास हम लोग लाए थे कुछ 26 ग्राम। 26 ग्राम के आसपास कुछ आया था आंसर, 26 ग्राम। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको मिल चुका है C2H2। तो वी हैव गॉट एक्चुअली द आंसर ऑफ ऑल 3 ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आप एक बार फिर से उसको जरा प्रैक्टिस कर लेना। चलिए, तो सी द नेक्स्ट वन। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है NCERT की एक्सरसाइज में। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विथ एक्वियस क्लोरीन। अच्छा, सेंटेंस रिपीट हो गया। विथ एक्वियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ऑल राइट, विथ, हाँ ये एक लाइन एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलिए, तो ये वाला क्लोरीन का प्रिपरेशन का रिएक्शन हमको दे रखा है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं ये रिएक्शन एक बार कॉपी कर लेता हूँ। 4HCl प्लस MnO2 गिव्स 2H2O प्लस मैंगनीज क्लोराइड प्लस Cl2। चलिए, एक बार ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं। स्टोइकियोमेट्री वाला क्वेश्चन लग रहा है, तो पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि रिएक्शन हकीकत में बैलेंस्ड है कि नहीं। देख लो,
मैंगनीज एक, यहाँ पे भी एक मैंगनीज है, 4 क्लोरीन है एटम्स, ओके 2 और 2 4 हो गए। हाइड्रोजन के 4 एटम्स है, यहाँ पे भी 2 2 4। ऑक्सीजन के अपने पास 2 एटम्स है, यहाँ पे भी 2 है। ऑलराइट, मतलब इक्वेशन पूरा बैलेंस में है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सवाल है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, इसका मास पूछ रहे हैं HCl का, कैन रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है ये हमको देखना पड़ेगा ज़रा। तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा स्टोइकियोमेट्री आप लगा सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मास ऑफ HCl डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 4 इनटू मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड डिवाइड बाय, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 ही है स्टूडेंट्स, इनटू इट्स मोलर मास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाली फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसका मास दे रखा है तो इसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे आप 5 ग्राम, और दोनों का HCl और MnO2 का मोलर मास गिन के लिख दीजिए। तो इसके ऊपर से यू विल बी इजीली एबल टू फाइंड आउट द मास ऑफ HCl इन टर्म्स ऑफ ग्राम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये जो डेटा है आगे एक स्टेप सॉल्व करने के लिए आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, ये आप अपने हिसाब से सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए देख लेते हैं। ओके, तो दैट्स इट। आई थिंक स्टूडेंट्स आप आए, इतना समय निकाला और हमारे साथ NCERT की एक्सरसाइज की फर्स्ट चैप्टर में, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।